हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के बारे में। वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 में जिसे समाहित किया गया है। एक बात समझ लें कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जो 32 है और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2023 की धारा 26 में लेश मात्र भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ये सेक्शन है। जैसा पहले था वैसे ही अब है। सिर्फ एक ही अंतर इसमें मुझे नज़र आया कि जो सेक्शन 32 को सेक्शन 26 कर दिया गया है और जो 32 1 2 3 4 से लेकर 8 तक जो हमारी धारा थी उस 1 2 3 4 5 6 7 8 को अब ABCD से लेकर H तक कर दिया गया है। बस उसकी जगह 32 1 को 32A कर दिया गया है, 32 2 को 32B कर दिया गया है। इसी प्रकार 32 8 तक हम जाएंगे तो उसको 32H कर दिया गया है और कोई भी अंतर नहीं है। धारा 32 जो है वो उन व्यक्तियों के बारे में बात करती है, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता, यानी वह व्यक्ति जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता। सेक्शन 32 में वे दशाएं बताई गई हैं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन रिलेवेंट माना गया है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता। यही बात धारा 26 में है। धारा 26 या धारा 32 ये कहती है कि सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, यानी रिटन या ओरल, लिखित या मौखिक कथन जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जो मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्त युक्त यानी अनरीजनेबल लगता है। कहने का मतलब क्या है? धारा 32 में एक तो उन व्यक्तियों के रिलेवेंट स्टेटमेंट जो या तो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, कोमा में है या अत्यधिक वृद्ध होने के कारण वो कुछ सोचने समझने की क्षमताएं खो चुका है, या ऐसा व्यक्ति है कि उसकी जब हम हाजिरी न्यायालय में करवाएं, उसको जब न्यायालय बुलाएं तो उसमें इतना ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा कि उस मामले में न्यायालय को बिल्कुल अनरीजनेबल लगता है, बिल्कुल अनरीजनेबल है, अयुक्त युक्त है, भाई इतने विलम्ब नहीं कर सकते। इसलिए मामले का न्याय देने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा अगर हमने इतना इंतजार उसका किया, या उसमें इतना ज़्यादा खर्चा होगा जो उस मामले के महत्व के अनुपात में बहुत अधिक है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो स्टेटमेंट हैं, जो चाहे लिखित में किए गए हैं या ओरल में किए गए हैं, वो धारा 32 के तहत एडमिसिबल माने जाते हैं अगर वह कथन धारा 32 1 से लेके 8 तक की परिस्थितियों में किए गए हैं या 32 1 से लेके 32 8 तक के किसी भी धारा में वो फिट होते हैं तो वो कथन रिलेवेंट माने जाएंगे। बस अगर हम वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लें तो जो धारा 26 के ए से लेके एच तक जो सिद्धांत दिए गए हैं उन दशाओं में अगर वो हैं वो कथन तो वो रिलेवेंट माने जाएंगे। तो सेक्शन 32 का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वह है 32 1 मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। सबसे ज़्यादा प्रश्न कंपटीशन में 32 1 से ही बनते हैं, जो वर्तमान में 26A में है, वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा में। मृत्युकालिक कथन के बारे में मैं एक अलग से लेक्चर दूंगा जिसमें 32 के बारे में, मृत्युकालिक कथन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम पूरे 32 सेक्शन को समाहित करते हुए शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। तो 32 1
या वर्तमान धारा 26A क्या कहती है? ऐसा कथन रिलेवेंट माना जाएगा जबकि वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित है। यानी यदि कोई व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता है, सांस देने में असमर्थ हो गया है, या बिना विलंब या व्यय के बिना उसको हम बुला नहीं सकते जितना उस मामले की परिस्थिति में अनुचित है, तब कब रिलेवेंट है? 32(1) में, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। When it relates to cause of death। तो कब? जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु के कारण के बारे में। सबसे पहली बात क्या है? यानी उसका, अगर वो व्यक्ति मर गया है तो उसका कथन किस बारे में होना चाहिए? उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए जिसके फलस्वरूप उसकी डेथ हुई है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। यानी ऐसा व्यक्ति जो मर गया है उसका कथन किस बारे में है? या तो उसकी मृत्यु के कारण के बारे में है, या उन परिस्थितियों के बारे में है, उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, और उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। तो फिर ऐसे स्टेटमेंट हैं वो रिलेवेंट माने जाएंगे, भले ही उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब उसने किया था उसको मृत्यु की आशंका थी या नहीं थी। मृत्यु की आशंका होना जरूरी नहीं है, भले ही उसको अपनी मृत्यु की आशंका रही हो या ना रही हो। शर्त केवल ये है कि वो स्टेटमेंट या तो मृत्यु के कारण के बारे में हो या उन परिस्थितियों के बारे में हो जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई। अब चाहे उस कार्रवाई की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो, जिन मामलों में उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न उठा है उनकी प्रकृति कैसी भी हो, यानी चाहे वो सिविल हो या वो क्रिमिनल हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, दोनों ही मामलों में ऐसे स्टेटमेंट रिलेवेंट माने जाते हैं। देखिए सेक्शन 32 जो है वो इस प्रमुख सिद्धांत का अपवाद एक्सेप्शन प्रस्तुत करता है, जो सिद्धांत ये कहता है कि अनुसृत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस है। उस चीज का यह अपवाद है, एक्सेप्शन है। यानी अगर 32 की दशाएं हैं तो हियरसे एविडेंस को भी ग्राह्य किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई हो उस साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया जाएगा, एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। उस धारा का भी, उस सिद्धांत का भी यह धारा अपवाद प्रस्तुत करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब आ ही नहीं सकते तो उनकी प्रतिपरीक्षा हो ही नहीं सकती। तो इस सिद्धांत का यह अपवाद है, बिना प्रतिपरीक्षा के भी इनका कथन ग्राह्य किया जाएगा। तो ये तो है हमारा 32(1). 32(1) ओंग्ल विधि जो इंग्लिश लॉ है वहां से लिया गया है, और हम डिटेल से जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे मृत्युकालिक कथन के ऊपर जब लेक्चर देंगे तब बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लें कि जो ओंग्ल विधि में और इंडियन लॉ में इतना डिफरेंस है कि ओंग्ल विधि में यह केवल हत्या एवं आपराधिक मानव वध के मामलों में यह लागू होता है, जबकि हमारे यहाँ जो 32(1) मृत्युकालिक कथन है वह आपराधिक मामलों में भी लागू है, सिविल मामलों में भी लागू है, और हत्या और आत्महत्या के मामलों में भी लागू है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी है, सिविल प्रोसीडिंग में भी है, जबकि इंग्लिश लॉ में यह केवल आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लागू होता है। हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल दोनों में भारतीय विधि में इसको लागू किया गया है, और ब्रिटिश लॉ में केवल हत्या और मानव वध के मामलों में यह लागू होता है, जबकि भारत में सभी प्रकार के मामलों में यह मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य किया जा सकता है। तो यह तो हुई साहब सेक्शन 32(1) की बात, डीडी मृत्युकालिक कथन। इसका जो सेक्शन 32(2) है, या हम वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26B की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों ने जो मर गए हैं, मिल नहीं सकते या सांस देने में असमर्थ हो गए, या उनकी हाजिरी बहुत विलंब से होगी जो उस मामले में उचित नहीं प्रतीत होती है,
बहुत ज़्यादा खर्चा होगा उनकी हाजिरी कराने में, तो ऐसे व्यक्तियों के भी कथन 32(2) में जब वह कारोबार के अनुक्रम के बारे में किए गए हों। कारोबार के अनुक्रम में यानी जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया है। जब कोई व्यक्ति कोई कारोबार करता है तो अपना बही खाता मेंटेन करता है, अपनी डायरी मेंटेन करता है, अपने कारोबार के रिकॉर्ड्स तैयार करता है, या कई लोगों को डेली डायरी लिखने की आदत होती है। तो कारोबार के अनुक्रम में किया गया है कोई कथन है तो ऐसे कथन भी 32(2) के तहत ग्राह्य माने जाएंगे अगर वो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता, या सांस देने में असमर्थ है, या उसको बुलाया नहीं जा सकता किसी कारणवश। तो मामूली अनुक्रम में वह व्यक्ति कारोबार के मामूली अनुक्रम में कोई रिकॉर्ड रखता है, अपने जो प्रोफेशन है उसका, उस ड्यूटी के पालन में कोई पुस्तक रखता है, जैसे कि एमएलसी करता है कोई डॉक्टर तो एमएलसी की कॉपी एक रखता है अपने पास, या ऐसे व्यक्ति अगर उसकी कोई एंट्रीज करते हैं, कोई मेमोरेंडम्स बनाते हैं, या धन या माल प्राप्त करते बही खाता मेंटेन करते हैं, या कोई सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्रीज करते हैं, संपत्ति की प्राप्ति की कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की है तो उसकी लिखित या आपने हस्ताक्षरित कोई एक्नॉलेजमेंट दी है, अथवा कॉमर्स में उपयोग में आने वाले वाणिज्य व्यापार जो करते हैं तो उनके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई ऐसा पत्र या दस्तावेज की तारीख के रूप में है जो उनके द्वारा अपने डेली रूटीन में हस्ताक्षरित या दिनांकित की जाती है। यानी कारोबार के अनुक्रम में डेली रूटीन में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं या जो डायरीज मेंटेन करते हैं, बही खाते आदि मेंटेन करते हैं, एमएलसी के रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, तो इस प्रकार के रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी रिलेवेंट माने जाएंगे यदि ऐसे व्यक्ति सेक्शन 32 की दिशाओं को पूरा करते हैं, अर्थात मर गए हैं, मिल नहीं सकते हैं, या सांस देने में असमर्थ हो गए हैं, या बिना विलंब या व्यय के बिना उनको बुलाया नहीं जा सकता, जो विलंब या व्यय ऐसा है जो उस मामले में अनरीजनेबल है। तो ये तो हुआ 32(2). इसके अलावा 32(3) या 26(c) वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 26(c) अथवा वह करने वाले व्यक्तियों के हित के विरुद्ध है, जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के या तो धन संबंधी या संपत्तिक हित के विरुद्ध है, या अगर वह सत्य हो तो उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। सामान्य सिद्धांत क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने ही विरुद्ध तो कोई बयान नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यह तो नहीं कहेगा कि मैंने ये अपराध किया है, क्योंकि पकड़ हो जाएगी उसकी। तो यदि ऐसा व्यक्ति कहता है तो ये माना जाता है कि वो सच बोल रहा होगा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उसने दिया है जो उसके ही विरुद्ध में जा रहा है, अगर उसको साबित किया जाए तो उसको सजा हो जाएगी, उसके खिलाफ केस चल सकता है। तो ऐसे कथन भी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32(3) या वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26(c) में ग्राह्य माने जाएंगे। इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। 32(1) में इलस्ट्रेशन है, जो 32 का जो पहला इलस्ट्रेशन है वो मृत्युकालिक कथन के बारे में है, जो बताता है कि किसी व्यक्ति की हत्या का के द्वारा की गई और का की मृत्यु किसी ट्रांजैक्शन में हुई क्षतियों से हुई है जिस में उसके साथ बलात्कार किया गया था। अब प्रश्न यह पैदा होता है क्या उसके साथ बलात्कार किया गया है अथवा नहीं, या यह प्रश्न है कि क्या खा के द्वारा ऐसी परिस्थिति मारा गया था कि का की विधवा उसके ऊपर वाद ला सकती थी। तो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में का के द्वारा जो कथन किए गए थे तो वह कथन उसके हत्या और बलात्संग के मामले को सुसंगत माने जाएंगे, रिलेवेंट माने जाएंगे, या कोई अनुयोज्य दोष एक्शनेबल क्लेम उसके ऊपर लाया जाता है ना, एक्शनेबल रॉन्ग के बारे में कोई बात उस पर लाया जाता है तो उसमें ये रिलेवेंट माने जाएंगे। आपका जो 32(2) या 26 भी है उसका इलस्ट्रेशन भी है कि एक जो सर्जन है जिसकी डेथ हो गई है वो अपने कारोबार के दौरान एक डायरी मेंटेन करता था और उस डायरी में वो अपने जो द्वारा कार्य किया गया उसकी एंट्रीज करता था। तो उसमें अगर किसी की डेथ की बारे में एंट्री है या किसी का जन्म हुआ है हॉस्पिटल में, उसकी प्रसूति कराई गई है,
जन्म हुआ है उसकी एंट्रीज की है, या कोई डेथ हुई है, या पीएम की है, ऐसी कोई एंट्री होती है तो वो एंट्री मानी जाती है। उसी के बारे में आपका जो 32 का जो इलस्ट्रेशन बी है, इसमें कहा गया है कि प्रश्न यह है कि का की जन्म की तारीख क्या है। तो जो मृत सर्जन है वह अपने पास जो डायरी रखता था उसमें अगर यह एंट्रीज है कि उसने का की माँ की डिलीवरी कराई थी और वो पैदा हुआ था, तो ये रिलेवेंट माना जाएगा। इसी प्रकार 32(2) है कि वही एक सॉलिसिटर है, एडवोकेट है, वो अपने कारोबार के अनुक्रम में कहीं पर गया है और उसने डायरी में जो डेली रूटीन में वो एंट्रीज करता है, जैसे वकील की डायरी रहती है, एडवोकेट्स की डायरी रहती है, तो वो रिलेवेंट माने जाएंगे। इसी प्रकार ये आपका डी इलस्ट्रेशन जो है ये 32(2) के बारे में है कि एक पोत कोई जहाज था जो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में गया, तो जहाज का जो कैप्टन है वो एंट्रीज करता है अपनी बुक में, वो माना जाएगा उसका। तो और वाणिज्यिक फर्म के बारे में अगर कोई वो जहाज किराए पर लिया गया था तो उसका कोई मृत पार्टनर जो था वो लंदन स्थित अपने जो उसके संपर्क के लोग थे उनको कोई माल उसने भेजा था, तो और उसने कोई पत्र लिखा है कि भैया उस दिन ये जहाज चला था, तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। इसी प्रकार 32(3) जो करने वाले के हित के विरुद्ध किराए का मामला है, और कोई भी व्यक्ति ने अगर किराया दे दिया है तो लोगों से क्यों कहेगा कि मैंने किराया नहीं दिया। वो अगर मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार के बीच में ऐसा केस आता है कि इसने किराया नहीं दिया है, और अगर उस किराएदार ने कहीं पर कोई स्टेटमेंट दिया है कि भैया किराया मैंने नहीं दिया, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ पर 32(3) में लिया जा सकता है, उसका इलस्ट्रेशन ई है। इसी प्रकार हम बात करेंगे 32(4) या वर्तमान 26(D). यह कहता है आर गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी ऐसे व्यक्ति जो मर गए हैं, मिल नहीं सकते, सांस देने में असमर्थ हो गए हैं, या इतने विलंब या व्यय के बिना उन्हें नहीं बुलाया जा सकता एविडेंस में, जो मामले में की परिस्थितियों के अनुपात में बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के बारे में है, कोई राय उन्होंने दी है, कोई स्टेटमेंट है, तो वो यहाँ पर एडमिसिबल माना जाएगा। यहाँ इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि पब्लिक राइट की बात कर रहा है, प्राइवेट राइट की बात नहीं कर रहा है ये सेक्शन। कौन सा राइट? पब्लिक राइट, या कोई रूढ़ी है पब्लिक जिसके बारे में, या कोई जनरल इंटरेस्ट, जनरल हित है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं, तो कौन सा राइट होना चाहिए? लोक अधिकार या रूढ़ी या लोक या साधारण हित। तो जबकि कथन में उस व्यक्ति की राय किसी ऐसे पब्लिक राइट्स के या कस्टम के बारे में है, या लोक या साधारण हित के इंटरेस्ट के बारे में, हित के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में है, जिस लोक अधिकार, रूढ़ी या साधारण हित का अगर एग्जिस्टेंस रहा होता तो वो व्यक्ति तो निश्चित ही परिचित होता। उस गांव का सरपंच है, कोई बहुत बुजुर्ग है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया है उस लोक अधिकार के बारे में, तो ये मान के चला जाएगा कि वो सही है, उसको रिलेवेंट माना जाएगा, उस मामले में एविडेंस में लिया जा सकता है। तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभव है, जबकि ऐसा कथन ऐसे अधिकार या रूढ़ी के बारे में किसी विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया है। दो मुख्य शर्तें हैं इस सेक्शन की। पहली बात, वह राय किसके बारे में होनी चाहिए? लोक अधिकार, रूढ़ी, साधारण हित के बारे में। दूसरी चीज, ऐसा स्टेटमेंट इस विवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया हो, यानी एक तो लोक अधिकार, रूढ़ी या साधारण हित के बारे में कोई राय है, और वह राय ऐसे व्यक्ति की है कि भैया अगर इन चीज़ों का एग्जिस्टेंस होता तो वो निश्चित ही जानता है, क्योंकि वो तो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया हो, और यह स्टेटमेंट विवाद के पैदा होने से पहले दिया हो। अगर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और स्टेटमेंट का वो यूज करना चाहते हैं,
तो इनको साबित करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट हमारे बीच में विवाद हुआ है उससे बहुत पहले दिया गया था। दूसरी बात यह साबित करनी पड़ेगी कि भैया ये जो राय है लोक अधिकार, रूढ़ि या साधारण हित के बारे में है। तीसरी बात यह साबित करनी पड़ेगी ऐसे व्यक्ति ने वो कथन किया है कि अगर ऐसा लोक अधिकार, रूढ़ि या साधारण हित एग्जिस्टेंस में होते वो निश्चित ही वो व्यक्ति जानता। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि वह लोक अधिकार, रूढ़ि या साधारण हित जिस स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति उस स्थान पर रहने वाला हो, लंबे समय तक उस स्थान पर रहा हो और उस स्थान की रूढ़ि, राइट्स, परंपराएं, कस्टम्स के बारे में जानता है। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे गांव या दूसरे जिले का व्यक्ति को उठा लाएं, तो ऐसे व्यक्ति की राय यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा सेक्शन 32(4) कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम सेक्शन 32(5) पर। अथवा ऐसे व्यक्तियों ने जो मर गए हैं, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं या जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता बिना ऐसे व्यय या विलंब के जो अनरीजनेबल है, उस मामले में उन्होंने नातेदारी के अस्तित्व के बारे में कोई कथन किए। सेक्शन 32(5) जो है वो नातेदारी के अस्तित्व के बारे में बात करता है, जबकि ऐसा स्टेटमेंट किन्हीं व्यक्तियों के बीच में रक्त, विवाह या दत्तक संबंधी ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में, यानी ऐसी नातेदारी, ऐसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में स्टेटमेंट है जो या तो ब्लड रिलेशन पर डिपेंड है या विवाह रिलेशन पर डिपेंड है या एडॉप्शन संबंधी रिलेशन पर डिपेंड करती है। उसकी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों ने कोई स्टेटमेंट दिया है। तीनों चीज ध्यान रखनी है, रक्त संबंधी, विवाह संबंधी या दत्तक संबंधी रिश्तेदारी कोई होनी चाहिए। ऐसी रिश्तेदारी के एग्जिस्टेंस को के बारे में कथन किया गया है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने वह कथन किया है उस व्यक्ति के पास ज्ञान के विशेष साधन होने चाहिए। ज्ञान के विशेष साधन अर्थात बहुत निकट का संबंध है आपस में, उनका बहुत निकटतम क्लोज रिलेशन है। दूसरी बात, जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पहले किया गया है। दो बातें हैं, जब रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के संबंध में किसी स्टेटमेंट को हम साबित करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। पहली बात, जिस व्यक्ति का वो स्टेटमेंट है उसके पास ज्ञान के विशेष साधन थे। दूसरी बात, ऐसा स्टेटमेंट उसने तब दिया था जब विवाद हम लोगों के बीच में पैदा नहीं हुआ था, और ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट उन दशाओं में एडमिसिबल होगा जब वो मर गया है, मिल नहीं सकता, साथ में बुलाया नहीं जा सकता, या उसकी हाजिरी इतनी विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती जितना उन मामलों में अनरीजनेबल लगता है न्यायालय को। तो ज्ञान के विशेष साधन किन लोगों के पास हो सकते हैं? भाट हैं, पंडे हैं, अध्यापक हैं, हमारे चाचा जी हैं, मामा जी हैं। ये लोग तो भैया जानते हैं हम लोगों को बहुत करीब से। हमारे पिता ने कोई स्टेटमेंट दिया तो हमारे पिता से ज़्यादा हमको कौन जानेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट रिलेवेंट होते हैं। दूसरी चीज और ध्यान रखना है आपको कि जो 32(5) है यह जीवित तथा मृत दोनों व्यक्तियों की नातेदारी के बारे में है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। खंड 5 जो हमारा है, 32(5) जो हमारा है, या वर्तमान में जिसको हम 26(e) कहेंगे, वह कौन सी नातेदारी के बारे में बात करता है? जीवित तथा मृत दोनों व्यक्तियों की नातेदारी के बारे में। एक और बात याद रखना है आपको जो एग्जाम में पूछी जाती है, यह केवल ओरल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। 32(5) या 26(e) जो हमारा है वह आपका केवल ओरल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो मृत और जीवित दोनों व्यक्तियों की नातेदारी,
और दूसरा केवल ओरल स्टेटमेंट। इसके अलावा जो हमने अभी 32(4) या वर्तमान 26D जो हमने पढ़ा है, वो आपको ध्यान रखना है कि लोक अधिकार रूढ़ि या लोक अधिकार या कोई साधारण हित जनरल जिसका सभी लोग यूज करते हैं उसके बारे में है। वो व्यक्तिगत अधिकार या कोई रूढ़ि है, पर्सनल राइट है, पर्सनल अधिकार है, पर्सनल कोई रूढ़ि है, उसके बारे में वो कथन है, वो आपका 32(4) या 26D में एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 32(6) या वर्तमान 26F के बारे में। ये क्या कहता है? अर इज मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। कौटुंबिक बातें, परिवार की बातें, परिवार की बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया है। अब भैया जबकि वह कथन किस बारे में है? जो मृत व्यक्तियों के बारे में। ध्यान रखिएगा आप, सेक्शन 32 शुरू होता था, क्या कहता था वो? उसकी शुरुआत ही होती, वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित। जबकि 32(6) शुरू हो रहा है, वो कह रहा है जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित। यानी जो 32(6) है वह केवल मृत व्यक्ति की नातेदारी के बारे में है, जबकि 32(5) में मृत या जीवित व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं है, केवल व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल है, व्यक्तियों की नातेदारी का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए 32(5) मृत और जीवित दोनों व्यक्तियों की नातेदारी के बारे में है, जबकि 32(6) केवल मृत व्यक्तियों की नातेदारी के बारे में है, जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी नातेदारी। ये विशेष अंतर आपको याद रखना है। 32(5) किसके बारे में है? चाहे मृत हो चाहे जीवित, दोनों की नातेदारी के बारे में, जबकि 32(6) केवल मृत व्यक्तियों की नातेदारी के बारे में स्टेटमेंट है। तो 32(6) की शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप ध्यान से देखेंगे, व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between person deceased, यानी जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच जिनकी डेथ हो चुकी है रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के बारे में है। यानी या तो ब्लड रिलेशन है या विवाह संबंधी रिलेशन है या दत्तक संबंधी रिलेशन है, उस पर आधारित नातेदारी के एग्जिस्टेंस के संबंध में कोई स्टेटमेंट है और वह मृत व्यक्तियों की नातेदारी को साबित करने वाला स्टेटमेंट है, उनके बारे में उनकी एग्जिस्टेंस को बताने वाला स्टेटमेंट है, तो वहाँ पर इसको रिलेवेंट माना जाएगा। और उस फैमिली की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, उस फैमिली की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, यानी कि उस फैमिली के बारे में जिसका वह व्यक्ति सदस्य था, अब वो जिसकी डेथ हो चुकी है, अब कहाँ पर है स्टेटमेंट? किसी विल में है, किसी डीड में है, या उनके पास कोई सिजरा रखा जाता है, कुटुंब की वंशावली रखी जाती है, या उनका कोई टॉम्ब स्टोन यानी समाधि प्रस्तर, समाधि पर जो पत्थर लगा है उसमें कोई चीज स्टेटमेंट लिखी हुई है जिससे मालूम पड़ता है भैया इसके पिता का नाम ये है। कुटुंब चित्र है, उनके कोई चित्र लगे हुए हैं, खानदानी चित्र लगे हुए हैं बहुत पुराने सब, या अन्य चीजों पर जिन पर ऐसे कथन प्राय किए जाते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं या पत्थरों पे पहले लिखा जाता था। तो इस प्रकार की चीजों पर ऐसे स्टेटमेंट किए गए हैं। शर्त क्या है? जबकि ऐसा कथन विवाद पैदा होने से पहले किया गया हो, यानी जब हम मामला लेके आए उससे पहले ये स्टेटमेंट होना चाहिए। स्पष्ट देखिए, आप पढ़िए, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है और उस कुटुंब की बातों से जैसा इसका मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी विल, विलेख, कुटुंब वंशावली, समाधि प्रस्तर, कुटुंब चित्र, ये ऐसी चीजों पर जिस पर ऐसे कथन उस खानदान में प्राय किए जाते रहे हैं और ऐसा प्रश्न विवाद उठने से पहले किया गया। केवल मृत व्यक्तियों की नातेदारी के बारे में बात करता है 32(6) या 32(F). अब हम बात करेंगे 32(7). 32(7) क्या कह रहा है? आर इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13 क्लॉज ए। सेक्शन 13 के बारे में मैंने लेक्चर दिया था आपको, उसमें आप देख सकते हैं
यानी जबकि वह कथन ऐसे बिल या विलेख या अन्य डॉक्यूमेंट में है जो किसी ऐसे ट्रांजेक्शन से संबंधित है जैसा धारा 13 के खंड का में वर्णित है। जो धारा 13 का खंड का के बारे में मेरा लेक्चर है 13 के बारे में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। वो ऐसे बिल विलेख में है जो धारा 13 के खंड का में दिया गया है। इस प्रकार की बिल विलेख या डॉक्यूमेंट में कथन किया गया है। 32(8) या वर्तमान 26(h) ये कहता है अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बातों से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। आर इज मेड बाई सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेस फीलिंग रिलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को व्यक्त करता है। एक व्यक्ति ने मॉल के बाहर ऐसे कोई चित्र लगा दिए जो चित्र किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, कोई कार्टून टाइप लगा दिया। अब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, अब वो भीड़ वो कमेंट्स कर रही है, टिप्पणियां कर रही है। तो ऐसे कमेंट्स और टिप्पणियां यहाँ पर रिलेवेंट माने जाएंगे। 32(8) के बारे में, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका वो स्टेटमेंट है मर गया है, मिल नहीं सकता, साज करने में असमर्थ हो गया है, या उसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती जितना न्यायालय को उस मामले की परिस्थितियों में अयुक्त प्रतीत होता है, अनरीजनेबल प्रतीत होता है। देखिए 32(5) के बारे में इसका के इलस्ट्रेशन है, जबकि प्रश्न ये है कि क्या का जो मर चुका है खा का पिता था, का के द्वारा किया गया स्टेटमेंट का खा उसका पिता था, रिलेवेंट। उसके पिता से ज्यादा विशेष साधन किसके पास हो सकते हैं? किसी के पास नहीं हो सकते, तो वहां उसके पिता का स्टेटमेंट माना जाएगा। 32(6) में 32(6) जो है हमारा, या वर्तमान 26(f) का इलस्ट्रेशन हम देखेंगे तो वो इलस्ट्रेशन एल में दिया गया है। वो इलस्ट्रेशन क्या है? प्रश्न यह है कि का के जन्म की तारीख क्या है। तो का के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें यह बताया गया है कि का का जन्म फला तारीख को हुआ था, तो यहाँ रिलेवेंट माना जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न यह है कि क्या का और खा का विवाह हुआ था। अब मृत पिता द्वारा अपनी डायरी में एंट्री की गई है, भैया फला तारीख को मेरे बच्चों का विवाह हुआ, सुसंगत माना जाएगा। 32(8) कहता है एस यूज बी फॉर ए libel expressed in a painted caricature exposed in a shop window. The question is as to the similarity of the caricature and its libelous character. The remarks of a crowd of spectators on these points may be proved. यानी एक खिड़की में, दुकान की खिड़की में वही एक कैरिकेचर लगा दिया गया था। ये 32(8) का इलस्ट्रेशन है कि उसके अपमान के लिए बाद लेकर आया वो व्यक्ति जिसका कार्टून लगा था। अब अपमान लेख को साबित करना है, तो दर्शक जो टिप्पणी कर रहे थे, दर्शक जो कमेंट्स कर रहे थे उस कैरिकेचर को देखकर वो यहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस लेक्चर को पूर्ण ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद आपका। मैं पुनः आपके लिए समय निकालकर 32 मृत्युकालिक कथन पर एक विस्तृत लेक्चर हो सका तो आज ही तैयार करूंगा। आपसे विशेष निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।